पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरिया की उन्नत किस्में और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन किसानों के खेत अभी खाली पड़े हैं, वे इनमें तोरिया की खेती कर सकते हैं। तोरिया से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार। किसान भाइयों, तोरी का जो फसल है 15 सितंबर के बाद जो है सो बुआई के लिए शुरू हो जाता है। इसमें जो है सो हम लोग सब प्रथम जो है प्रभेद का चयन कर सकते हैं। अच्छे प्रभेदों का जो है हम लोग जो है सो चयन करके जो है सो अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इसमें जो आगात किस्में हैं वो हम लोग जो है सो जैसे कि बरुना है, इसका उपज जो है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी अवधि जो है 125 से 130 दिन की होती है। दूसरा प्रभेद है पूसा बोल्ड। इसका जो दियरा क्षेत्र है उसमें ये प्रभेद जो है अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी उपज जो है 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और ये प्रभेद जो है 125 दिनों का है। इसमें एक और प्रभेद है क्रांति, जो कि सिंचित खेती के लिए उपयोग में आता है। इसका उपज जो है 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पिछात किस्म में अभी राजेंद्र सुफलाम, राजेंद्र राय, राजेंद्र अनुकूल, हम लोग इन प्रभेदों का जो है सो चयन कर सकते हैं। इसमें जो है सो खेत तैयार करने की अगर बात करें तो इसमें जो है सो बुआई से 15 से 20 दिन पहले 100 क्विंटल जो है सो कंपोस्ट जो है खेत में जो है सो अच्छी तरह से डाल करके जो है सो खेत में जो है रोटावेटर से जुतवा के जो है खेत में मिलवा दे। इसके अलावा जब बुआई के 1 से 2 दिन पहले जो है जब खेत तैयार करने की बात आती है तो उसमें पहले देखना होगा कि खेत में हम लोग की नमी है कि नहीं। अगर नमी कम होती है तो बुआई के 5 से 7 दिन पहले एक पटवन जो है सो हम लोग दे सकते हैं। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। इसके अलावा जो है सो हम लोग बीज दर की बात करें तो 5 kg जो है सो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है हम लोग इसमें जो है सो बीज दर उपयोग कर सकते हैं। बीज को जो है सो उपचारित करना जो है इसमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जो है फफूंदजनित बीमारियों का जो है सो प्रकोप देखा जाता है जो कि बीज जनित है। इसमें जो है सो हम लोग बीज उपचार करने के लिए जो है सो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति kg बीज से जो है हम लोग उपचार कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो खेत तैयार करने में उर्वरक की बात करें
तो 80 kg जो है सो नाइट्रोजन जो है सो हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं। 40 kg जो है DAP और 40 kg पोटाश जो है सो हम लोग खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तोरिया तिलहनी फसल है, इसलिए इसमें सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध ना हो तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो सिंचित दशा में यूरिया 130 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी और फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची हुई यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें। इसके लिए क्या है कि अगर किसान भाई जो है सो धान का फसल काटते हैं, काटने के तुरंत बाद जो है हम लोग सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से जो है इसको जो है खेत में 30 सेंटीमीटर रो टू रो और 15 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम लोग जो है सो मेंटेन करके जो है सो पंक्ति में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ये तोरी के फसल में जो है सो 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 20 दिन के भीतर जो है सो हम लोग कर सकते हैं और दूसरी सिंचाई जो है सो हम लोग जो फली बनने की अवस्था होती है उस समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया की फसल को फूल निकलने और दाना भरने की अवस्थाओं पर उचित नमी की जरूरत होती है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी है। यदि आपके पास एक ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप फसल में फूल निकलने के समय सिंचाई करें। इसके अलावा जो है सो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर जो है सो निकाई गुराई की आवश्यकता होती है। प्रथम निकाई गुराई जो है हम लोग 20 से 25 दिन पे कर सकते हैं सिंचाई से पहले, और दूसरी निकाई गुराई जो है सो 45 से 50 दिन पे कर सकते हैं। तो इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि तोरिया फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आगे चलकर औसतन 12 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अरहर की खेती अपने राज्य बिहार में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से कर दी थी उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्याशु शेखर। मूलतः हमारे जो अधिकांश प्रभेद जो किसानों ने लगाए होंगे वो 2 तरह के हैं। वो 120 से लेके 140 दिन या फिर 140 से लेके 160 दिनों के प्रभेद को उन्होंने लगाया होगा। और जो इसका मुख्य रूप से लगाने का समय है वो है 15 जून से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक किसान लगा लिया होगा। तो आमतौर पे उनके जो अरहर के फसल है वो 25 से 30 दिनों के बीच में है। चूँकि इसकी खेती बरसात के समय में करते हैं, खरीफ फसल में करते हैं, तो उसमें खरपतवार की समस्या सबसे अधिक आती है। तो जो वैज्ञानिक अनुशंसा है उसमें कि हम जब अरहर की फसल लगाएं तो उसके बीज लगाने के जस्ट बाद प्री इमरजेंस जो हमारा हर्बिसाइड है, पेंडिमेथिलीन है, वो लगभग 3-3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 800 से 1000 लीटर पानी में उसका अच्छी तरह स्प्रे कर देने पे
खरपतवार की समस्या अगले 1 माह तक नहीं आती है। परंतु जिन किसानों ने किसी कारण से नहीं किया है या उनमें खरपतवार की समस्या आ रही है, तो जब हमारा 25 से 30 दिनों का अरहर का पौधा तैयार होता है, उस समय अगर खरपतवार की समस्या है तो जो हमारा पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें हमारे पास जो रसायन है वो है इमाजेथाइपर, तो उसका प्रयोग हमें 7.5 ml जो है वो 800 से 1000 लीटर पानी में अगर हम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उसकी छिड़काव कर देते हैं तो हमारा खरपतवार काफ़ी हद तक नियंत्रण में हो जाता है। खरपतवार निकालने के यंत्र आते हैं निराई गुराई के, चाहे वो ग्रबर वीडर है, कोनो वीडर है या अन्य वीडर है, उसका प्रयोग किसानों को करना चाहिए। यदि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है या किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तभी हमें उसमें जो हमारे विभिन्न खरपतवारनाशी रसायन है उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए पौधों में अधिक शाखाओं का होना जरूरी है, इसलिए जब फसल 35 से 45 दिन की हो जाए तब निपिंग करना होता है। इससे पौधे में कई शाखाएं निकलती हैं, जिससे उपज में इजाफा होता है। उगठा और झुलसा आने के मुख्य कारणों में खेत में जल जमाव है, इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। अरहर के साथ अंतवर्ती फसल ज्वार लेने से भी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ज्वार के अलावा मक्का, सोयाबीन या मूंगफली की भी फसल ले सकते हैं। जिन किसानों ने मेर पे बुआई नहीं की है या कियारियों में जिन्होंने बुआई नहीं की है या जिन्होंने रेज बेड प्लांटर से अरहर की बुआई नहीं की है, तो 20 दिनों के बाद उनको अरहर के ऊपर में मिट्टी चढ़ाना चाहिए। और मिट्टी चढ़ाते वक्त यूरिया के प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि डीएपी अगर वो चाहे तो डीएपी साथ में उसको डाल दें। चूँकि बरसात के समय में मिट्टियों में नमी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे पौधों को बचाने में आसानी होती है। जो अरहर में मुख्य तौर पे अभी जो रोग लगता है वो है मंजा रोग, जिसके कारण पत्तियां हमारी पीली पड़ जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं। तो उससे अगर उसका प्रकोप दिखाई पड़ता है तो जो हमारे पीली पौधे हैं उनको निकाल देना चाहिए और एमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर के दर से हमको स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि बरसात के समय है तो कई जगह पे हम जब खेतों में जाते हैं तो देखते हैं पत्ती उनके कटे हुए हैं कीड़ा लगने के कारण। तो यदि उसमें कटे हुए पत्ते दिखाई पड़ते हैं तो क्लोरोपोरिफास 1 से 2 ml रोग की तीव्रता को देखते हुए 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से हमें उसका छिड़काव कर देना चाहिए, तो उस कीट से हमारा नियंत्रण हो जाता है। उसके अलावा जो एक प्रमुख रोग देखने को मिलता है वो है इसमें तना विगलन का रोग। चूँकि बरसात का समय है तो उसमें तना विगलन का रोग दिखाई पड़ता है जो फफूंद जनित रोग है। तो अगर इसके लिए जो हमारे रोगी प्रभेद हैं उनका चयन ही करना चाहिए। और कई बार पत्तियों में धब्बे दिखते हैं या चकत्ते दिखते हैं, तो इसमें भी पत्तियों जो है वो पीले हो जाते हैं, धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो हमें कार्बेंडाजिम और माइकोजेब जो है वो 1 ग्राम पर लीटर जो है उसका स्प्रे करना चाहिए। उगता रोग का भी प्रकोप इसमें दिखाई पड़ता है, इसके लिए हमें जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। खेत में जल भराव न हो इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का प्रयोग दाल के रूप में होता है।
फिलहाल अभी सब्जी के लिए मटर की खेती की जा सकती है, क्योंकि अभी मटर की बुआई करने पर आने वाले समय में इसका दाम किसानों को अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसकी भरपूर उपज लेने के लिए उम्दा किस्मों का चयन और वैज्ञानिक तरीके से बुआई करनी होगी। तो चलिए अगेती मटर की बुआई तकनीक पर जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम कुणाल से। तो किसान भाइयों, जो सब्जियों वाली मटर की खेती है वो अभी जो हमारा अगस्त का महीना समाप्त हुआ, इसके बाद जो सितंबर से शुरू होगा वो इसके लिए सबसे अनुकूल माना गया है। मटर फली के अधिक उत्पादन के लिए बुआई हल्की ठंड पड़ने पर ही करें, जिसके लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। इससे अधिक उपज लेने के लिए खेत की तैयारी ठीक तरीके से करें, जिससे फसल के साथ उगने वाले खरपतवार कम उगे। उसके लिए हमारी मृदा दोमट और भुरभुरी होनी चाहिए। ये मिट्टी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके लिए अनुकूल है? तो हमें क्या करना है कि उस मिट्टी को अपने मुट्ठी में हाथों में दबा करके और देखना है। अगर वो मिट्टी किसी चीज का आकार ले रही है तो समझना है कि वो मिट्टी ये मटर की खेती के लिए अनुकूल है। एक जो मिट्टी पलटने वाली मशीन है उससे जुताई करवानी है और 2 कल्टीवेटर से जुताई करवाने के बाद उसको पाटा करवा देना है। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग कंपोस्ट या फिर फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक खाद में हम लोग को इस्तेमाल करना है यूरिया, जो कि 110 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। DAP का हम लोग 132 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं और पोटास 102 केजी पर हेक्टेयर की दर से। अब जो हम लोग रासायनिक खाद ले रहे हैं, जिस समय हम सोइंग करेंगे उस समय पे आधा मात्रा यूरिया का एक बार हम लोग डाल देंगे और उसके बाद बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद बाकी दूसरी मात्रा हम लोग इसमें छिड़काव करते हैं। फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छा होगा कि आप यूरिया का खड़ी फसल में स्प्रे करें। यह स्प्रे जब फसल में फलियां बनना शुरू हो जाए तब करें। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया की दर से घोल तैयार करके स्प्रे करें। अब आता है कि हमें प्रभेदों का चयन, कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो सब्जियों वाली मटर की खेती के लिए मुख्यतः 3 तरह के प्रभेद है जो कि अलग अलग अवधि के होते हैं। अगर हम अगेती अवधि की बात करें, जो पहले जल्दी से पक करके कट जाएंगी, उनमें आता है हमारा अर्का नीलम। अगर मध्यम अवधि वाली सब्जी मटर की सब्जी वाली बात करें तो उसमें हमारा आता है आजाद मटर और अर्का संपन्न। वहीं अगर हमें जो लेट से मैच्योर होने वाली वैरायटी है उसमें हमारा आता है पंत उपहार और जवाहर मटर 1। अब वैरायटी के सिलेक्शन के बाद आता है कि हमें किस बीज दर क्या होना चाहिए। तो जो सब्जियों वाली मटर की खेती में हमें 40 से 50 हेक्टेयर की दर से बीज को चयन करना है। अब बीज को लगाने से पहले हम लोग बीज को शोधित करते हैं। उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक है, उसका 2 ग्राम 1 केजी बीज के लिए हम लोग उपचारित करते हैं। और वहीं अगर राइजोबियम कल्चर हम लोग ले रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम। आपको 10 केजी सीड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब हम लोग खेतों में इसको लगाएंगे तो हमारा जो रो टू रो होगा, यानी कि कतार से कतार की दूरी, वो 30 से 50 सेंटीमीटर होगा। वहीं पौधे से पौधे की दूरी होगा 6 से 15 सेंटीमीटर। फसल में अगर खरपतवार अधिक उगने की संभावना हो तब बुआई के बाद 3 दिन में खरपतवार नाशी पेंडिमेथिलिन की 3.3 लीटर मात्रा लगभग 600 लीटर पानी में घोलकर पीछे चलते हुए स्प्रे करें। इससे 40 से 45 दिनों तक फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। उसके बाद उगने वाले खरपतवार फसल को नुकसान नहीं करते। अब फाइनली जो हमारा अंततः जो ऐसा करने के बाद जो हमारी उपज आएगी वो 50 से 75 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर। और इससे हमारा इसको एक चीज और ध्यान देना है कि नॉर्मल किसान लोग क्या करते हैं कि हम लोग पौराणिक जो पद्धति हमारा चला आ रहा है कि बीज लेकर के खेतों में छिड़काव कर देते हैं। अगर हम लोग इसको रेस बेड करके इसकी खेती करें तो पहले से कई गुना ज्यादा हम लोग इसकी उपज लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे तो हम मशीन से, जो हमारा रेस बेड प्लांटर मशीन आता है उससे लगवा सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव फुलहारा, जिला समस्तीपुर के प्रमोद कुमार में आप बटन मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं। इसके लिए कंपोस्ट की जरूरत होती है। आपने बटन मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट बनाने की तकनीक और तैयारी के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान ले इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं। 2 दिन तक भिंगा लेते हैं। पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं। 0 डे मानते हैं, उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं। ढेर बना लेते हैं, इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलिथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें, और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा।
इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसमें सीट आता है, पॉलीथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में 3rd पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है। फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है एकदम। 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है या। और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे एकदम, जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो कैसे किस तरह का एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसीलियम जो फंगस का माइसीलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया। आगे की प्रक्रिया के लिए हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से हमारा कंपोस्ट 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।